Assalamu alaikum students, this is lecture number 10 of chemistry from chapter number 2 acids, bases and salts, and the topic is Bronsted and Lowry concept of acids and bases. लास्ट टाइम हमने अर्हीनियस कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था। अर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अंदर जो मेन चीज़ हमने देखी थी वो थी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आइंस की, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस जब एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर रिमूव होते हैं तो फिर हम अर्हीनियस ने क्या कहा था कि वही सिर्फ एसिड्स और बेसेस होंगे। उसके अंदर हमने कुछ लिमिटेशंस भी देखी थी। तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए कि और कौन सा एक बेटर मेथड हो सकता है या बेटर डेफिनेशन हो सकती है एसिड्स और बेसिस की, उसके लिए फिर जब फर्दर एक्सपेरिमेंट्स होते गए तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी कुछ थेरीज पेश की डिफरेंट टाइम्स में। तो उसके बाद जब अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट के अंदर दो लिमिटेशन सामने आ गई, साइंटिस्ट को दो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, तो फिर उन्होंने क्या किया, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली अपने अपनी थ्योरीज को पेश किया 1923 में। अब ये 1923 में जो उन्होंने थ्योरीज पेश की उनकी बेसिस क्या थी, जैसे हमने अर्हीनियस में पढ़ा था कि अर्हीनियस ने एक्वियस सॉल्यूशंस को कंसीडर किया था और उनके अंदर उसने देखा था कि सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस ही प्रोड्यूस हो रहे थे, उन्हीं को सिर्फ उसने कहा था कि वो एसिड्स और बेसिस होंगी। लेकिन ये वाला जो था कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का, उन्होंने क्या कहा कि प्रोटॉन ट्रांसफर पर बेस करेगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है आपके पास। तो प्रोटॉन ट्रांसफर की बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि उन्होंने यहाँ पर प्रोटॉन किस चीज़ को कंसिडर किया था, क्योंकि हम प्रोटॉन को एक एटम में से निकाल तो नहीं सकते ना, आप उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते अलग से। तो उन्होंने प्रोटॉन यहाँ पर किस चीज़ को कंसिडर किया था। अब हम आते हैं अपने हाइड्रोजन एटम की तरफ। हाइड्रोजन एटम के पास क्या चीज़ें होती हैं, अगर हम उसका स्ट्रक्चर एक स्टडी करते हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि देयर इज़ वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा और कोई सब एटॉमिक पार्टिकल उसके पास नहीं है, न्यूट्रॉन्स उसके पास बिल्कुल नहीं है। तो जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन एटम बना रहा है, तो अगर मैं इसमें से कहती हूँ कि मैं इसको आयोनाइज कर देती हूँ, एंड बाय आयोनाइजेशन आई मीन कि मैं इसके अंदर से इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देती हूँ, मैं इसको आयन में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो जब मैं इसको आयन में कन्वर्ट करूँगी तो मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर से इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूँगी और ये क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव आयन, यानी इसका कैटाइन बन जाएगा। अब ये जो कैटाइन या H पॉजिटिव आयन बना, हाइड्रोजन आयन जिसको हम कहते हैं, इसके पास बाकी क्या रह गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दो चीज़ें ही तो थी एक एटम के पास, हाइड्रोजन एटम के पास। जब हमने इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया तो बाकी तो पीछे सिर्फ प्रोटॉन ही रह गया ना उसके स्ट्रक्चर में, और तो कुछ था ही नहीं। तो इस वजह से उसने, इन साइंटिस्ट ने क्या कहा कि हाइड्रोजन एटम में से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो बाकी पीछे हमारे पास सिर्फ प्रोटॉन ही बचता है, तो इसलिए हम हाइड्रोजन आयन को एज अ प्रोटॉन कंसिडर कर सकते हैं। एंड दे वर करेक्ट। ऐसा ही होता है कि जहाँ पर भी हम केमिस्ट्री में आगे इक्वेशंस में प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे, जब भी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे प्रोटॉन के बारे में, तो यहाँ पर हम इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस की बात कर रही हूँ मैं। वहाँ पर जब आप प्रोटॉन के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर जनरली हम हाइड्रोजन आयन को ही कंसिडर कर रहे होते हैं, क्योंकि दैट इज़ वेरी ईजी टू यूज़ रिलेटिवली। इतना भी ईजी नहीं है कि हम बहुत ही यूजुअली यूज़ भी कर सकें उसको, लेकिन ईजिली या कंपैरेटिवली आप कह सकते हो कि आप इनको ईजिली यूज़ हो जाता है वो। अब ये चीज़ हो गई। प्रोटॉन ट्रांसफ़र से क्या मुराद है यहाँ पर कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस की तरफ। ट्रांसफ़र का यही मतलब होता है ना कि आपने एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देना है, लेके चले जाना है किसी चीज़ को या भेज देना है किसी चीज़ को, उसका तबादला हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस बेस को लेते हुए उन्होंने डेफिनेशंस प्रेजेंट की एसिड्स और बेसिस की। एसिड उनके मुताबिक क्या थे, वो वाले सब्सटेंसेस जिसके अंदर ये हाइड्रोजन आयन डोनेट करने की सलाहियत होगी, दे हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। अब वो वाले सब्सटेंसेस जिसके अंदर डोनेट करने की एबिलिटी है कि वो अपने अंदर से एक प्रोटॉन को रिमूव कर सकते हैं आयोनाइज होने के बाद या किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करने के बाद, उनको उन्होंने कह दिया कि दे आर रिगार्डेड एज एसिड्स। और ऑन द अदर हैंड वो वाले सब्सटेंसेस विच हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, दे वर रिगार्डेड एज बेसिस। तो ये दो डेफिनेशंस उन्होंने प्रेजेंट कर दी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। यहाँ तक क्लियर हो गया कि किस तरह से प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है। अब हम इस चीज़ को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस और इसको थोड़ा सा मोर एलेबोरेट फॉर्म में इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनिया, आफ्टर रिएक्शन इट फॉर्म्स अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन।
अब बच्चों यहाँ पर ये चीज़ आपने देख लेनी है कि ये जो दरमियान में आपको एरोज नज़र आ रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली मुझे रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो नहीं मिल रहा था सॉफ्टवेयर में यहाँ पर ऐड करने के लिए, तो मुझे यही मिला। ये समहाउ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक्चुअली यहाँ पर ये वाला एरो आएगा, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस के एरोज आपने पढ़े थे क्लास 9 में, वो वाले एरोज यहाँ पर अपने पुट करने हैं। ये वाला एरो नहीं लगाना जो मैंने लगा दिया है। अच्छा, अब हम आते हैं वापस अपनी इक्वेशन की तरफ। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है ना, क्लोरीन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता। आपने पढ़े हैं लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स के बारे में आपने पढ़ा है। तो जो लोन पेयर होता है ना, वो क्या होता है कि वो एक एटम के ऊपर अलग से प्रेजेंट होता है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ना वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, ना ही वो आयोनिक बॉन्ड बना रहा है। तो उसका काम क्या होता है, इट फॉर्म्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए वो क्या करता है कि वो लोन पेयर किसी भी पॉजिटिव स्पीशी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर अमोनिया की बात करते हैं ना, तो अमोनिया में है आपके पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ये जो मैंने दो डॉट्स बनाए हैं, दे रिप्रेजेंट वन लोन पेयर, यानी दो लोन इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे। अब ये जो दो लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है ना अमोनिया के ऊपर, ये क्या करेगा कि इसके अंदर इतनी पावर होती है कि ये इस HCl का हाइड्रोजन अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है और वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेता है, यानी वहां से निकाल के अपनी तरफ को ले जाता है। तो जब ये अपनी तरफ ले आता है ना, तो ये क्या करेगा कि अमोनिया के पास एबिलिटी तो सिर्फ इतनी थी ना कि वो 3 ही कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, जो कि उसने ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए थे, 3 हाइड्रोजन के साथ। तो जब ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लेगा, यानी एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, चूंकि वो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा क्लोरीन के पास, तो उसके ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। वो प्रोटॉन की फॉर्म में जाएगा ना, तो ये वाला हाइड्रोजन जब प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ पर आएगा, तो वो एज अ होल अपना पूरा चार्ज अमोनिया के ऊपर ले आएगा और ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। और ऑन द अदर हैंड आपके पास जो क्लोरीन था, क्लोरीन चूंकि वो हाइड्रोजन को उसका इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाने देगा, वो अपने पास ही रखेगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी वो बन जाएगा एनाइन। ये तो हो गया ना जनरल एक रिएक्शन के हमने क्या देखा। अब इसके अंदर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे हुआ और उसके बाद हमने क्या क्या नेम देने हैं उन सब्सटेंसेस को या उन स्पीशीज को। तो HCl में से चूंकि हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन जो था वो डोनेट हो रहा था, तो HCl क्या होगा, एसिड। और अमोनिया चूंकि उसको एक्सेप्ट कर रहा था, तो अमोनिया क्या कहलाएगी, बेस। ठीक है, और फिर आपके पास ये दोनों प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाएंगे। ये यहाँ तक एक इक्वेशन हो गई। अब हम आते हैं अपनी सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन में देखें, आपके पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर, व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर दे प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। ये H3O पॉजिटिव इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। वाटर का एक हाइड्रोजन ऐड करने के बाद जो आयन बनता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। ये दो आपके पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब इन दो प्रोडक्ट्स के अंदर क्या होगा कि हो क्या रहा है, इस पूरे रिएक्शन की केमिस्ट्री क्या है कि हाइड्रोजन क्लोराइड में कोई लोन पेयर नहीं है, जबकि यहाँ पर ये जो H2O है ना, इसके अंदर है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास होते हैं दो लोन पेयर्स। नाइट्रोजन के पास था 1 लोन पेयर और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास आपके हैं 2 लोन पेयर्स। तो ये दो लोन पेयर्स की वजह से हाइड्रोजन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ, और जब अट्रैक्ट करता है तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, ले आएगा उसको अपने पास, और ये क्या बन जाएगा, H2O की जगह पर ये वाला हाइड्रोजन भी जब आ जाएगा तो इट विल बिकम H3O पॉजिटिव। ये H3O पॉजिटिव जब बन जाएगा, उसके बाद रिमेनिंग तो यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन है ना, तो ये सिर्फ क्लोरीन के साथ नेगेटिव आयन बन जाएगा और ये बन जाएगा क्लोराइड आयन। यहाँ तक हो गया ये रिएक्शन। फिर है आपके पास थर्ड रिएक्शन, जिसमें आपका एक और एसिड है जिसके साथ रिएक्ट कर रहा है वाटर। ये एसिड है आपके पास ऑर्गेनिक एसिड, जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड या विनेगर। अब ये एसिटिक एसिड के साथ जब जब वाटर रिएक्ट करेगा, तो वाटर के साथ क्या होगा कि ये इसके पास अब यहाँ पर COO तो है, दो लोन पेयर्स भी हैं, लेकिन उनकी एबिलिटी नहीं है इतनी कि वो अट्रैक्ट कर सकें। तो अट्रैक्ट कौन करेगा, इसी ऑक्सीजन के दो लोन पेयर्स इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेंगे। और जब इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेकर अपने पास आ जाएंगे और ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में बना था। जब ये H3O पॉजिटिव बन गया तो रिमेनिंग CH3COO
ये जो आपके पास बाकी चीज़ बच रही थी ये सारी की सारी नेगेटिव आयन फॉर्म कर देगी यहाँ पर। इसको हम कहते हैं एसीटेट आयन, ये यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अब ये तो बन गया, लेकिन अगर हम जाएं रिवर्सिबल रिएक्शन की, हमने बात की थी ना, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो जब हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करते हैं तो क्या होता है कि ये रिएक्शन बैकवर्ड्स यानी रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करता है। जब रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा तब भी तो होगा ना फिर कि वो वही वाले जो प्रोडक्ट्स थे वो रिकम्बाइन करके या रीअरेंज होके वो दोबारा से रिएक्टेंट्स फॉर्म करेंगे। तो जब वो रिएक्टेंट्स फॉर्म करेंगे तब भी प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ऑब्वियसली वो डिकम्पोज करेंगे, वापस से रिएक्टेंट की फॉर्म में आएंगे, तब भी आपके पास रिएक्शन तो हो रहा है, प्रोटॉन ट्रांसफर भी होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो दो फॉर्म हो रहे हैं प्रोडक्ट्स, फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन। अब इन दोनों का कोई नाम भी तो रखना चाहिए ना, कि जो फॉर्म हो रहे हैं और जिनसे दोबारा से वापस अगर वो रिएक्शन मूव करे तो फिर से अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास फॉर्म हो जाए। तो इनका कोई नाम रखते हैं। तो वो नाम क्या उन्होंने, साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया, दे विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेसिस। ये दो नाम सजेस्ट किए गए। अब ये किस बेसिस पर सजेस्ट किए गए कि वो वाली स्पीशी जो फॉर्म होगी बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटोन बाय अ बेस। अब एक बेस ने जब एक प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया, ये डेफिनेशन जरा ध्यान से समझ लें। जब एक बेस थी, ये आपके पास बेस है ना अमोनिया, जब इस बेस ने एक प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया, वो प्रोटोन कहाँ से लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जब उसने वो अट्रैक्ट करके अपने पास ले आई और वो क्या बन गया, NH4। तो ये जो NH4 पॉजिटिव था ना, इट विल बी कॉल्ड एज कॉन्जुगेट एसिड। कि वो बेस ने जब एक प्रोटोन यहाँ से अट्रैक्ट कर लिया तो अब वो क्या बन गई है, NH4 पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन बन गया, और इट विल बी कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट एसिड। अब इसको याद करने का एक और तरीका ये है कि जब हम रिवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, तो रिवर्स में जाते वक्त क्या होगा कि आप देखो यहाँ से क्लोराइड है, क्लोराइड के पास तो और कोई प्रोटोन है ही नहीं कि वो उस प्रोटोन को रिमूव कर सके और कोई और यहाँ से उसको अट्रैक्ट कर सके। तो वो क्या करेगा कि यहाँ से अमोनिया का एक प्रोटोन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वो क्या होगा, जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता था, जो किसी भी उसको प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ बेस। ऐसे ही था ना। तो ये जो क्लोराइड होगा ये क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस, और अमोनिया जो अपने प्रोटोन को रिमूव कर रहा है यहाँ पर अमोनियम आयन, इट विल बी कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरह से आपके पास बाकी दोनों इक्वेशंस की भी एग्जांपल्स हैं। उसके अंदर भी देखें कि हाइड्रोनियम आयन ने अपने पास से एक प्रोटोन दे देना है, डोनेट कर देना है, किसको, क्लोराइड आयन को। क्लोराइड ने जब यहाँ से एक प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेना है तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, और जो डोनेट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। क्योंकि वो फॉर्म किससे हो रहा है, यहाँ से जब इस बेस ने एक्सेप्ट किया था इसका एक प्रोटोन तो वो फॉर्म हो रहा था, इस वजह से हम उसको कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि वो किससे रिलेट कर रहा है, इस एसिड से रिलेट कर रहा है। तो एसिड से रिलेट करने की वजह से हम उसको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड। थर्ड इक्वेशन में भी आपके पास सेम यही चीज आती है, यही एक्सप्लेनेशन आती है। अब कुछ सब्सटेंसेस इस तरह के भी होते हैं जो किसी रिएक्शन में तो एज एन एसिड बिहेव कर रहे हैं और किसी रिएक्शन में एज अ बेस रिएक्ट कर रहे हैं। अब इसके एग्जांपल अभी ऊपर जो हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं उसमें आपको समझ आनी चाहिए थी कि एक हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी HCl और अमोनिया की। तो अमोनिया और HCl के अंदर क्या था, सॉरी ये वाली इक्वेशन नहीं, अभी हमने एक इक्वेशन आगे हम पढ़ेंगे, दीज टू इक्वेशंस। इसके अंदर क्या है कि जब वाटर रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ तब वो क्या, कैसे रिएक्ट करेगा, कैसा उसका एक्शन होगा, और जब वाटर रिएक्ट करेगा एक एसिड के साथ तब उसका कैसा रिएक्शन होगा, या उसकी तब किस तरह की प्रॉपर्टीज होंगी। तो इन चीज़ों को भी हम देखते हैं इन इक्वेशंस के थ्रू। तो यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में दिस वन, water when it reacts with ammonia it produces ammonium ion and hydroxide ions। ये दो चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करने का क्या मतलब है कि ये जो वाटर था इसने अपना एक प्रोटॉन रिमूव किया या डोनेट किया और दे दिया अमोनिया को। जब अमोनिया को दे दिया तो डोनेट करने वाले को हम क्या कहते हैं, हमेशा एसिड, हमेशा उसको हम एसिड कहते हैं, और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेस। तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस नहीं, सिंपल एसिड और बेस हम उसको कहते हैं।
तो ये जो वाटर था यहाँ पर वो एक्ट कर रहा है एज एन एसिड और अमोनिया एक्ट कर रहा है एज अ बेस, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरी इक्वेशन की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है, यहाँ वाटर इसके प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है, ये वाले प्रोटोन को। तो जो प्रोटोन एक्सेप्टर होता है यहाँ, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ बेस। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज अ बेस, वाइल इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज एन एसिड। तो वो वाले कंपाउंड्स या वो वाले सब्सटेंसेस जो डिपेंड करते हैं कि उनके साथ रिएक्ट कौन सी स्पीशी कर रही है, और उसके मुताबिक वो अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेते हैं कि वेदर दे विल एक्ट एज एन एसिड और अ बेस। तो उन कंपाउंड्स को या उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, क्योंकि उनकी ड्यूअल नेचर होती है। इसके बाद चूंकि इस रिएक्शन के अंदर भी उन्होंने सिर्फ प्रोटोन की ट्रांसफर की ही बात की, तो वो वाले सब्सटेंसेस भी तो हैं जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज तो शो करते हैं, लेकिन उनके अंदर से ना ही आप हाइड्रोजन डोनेट करवा सकते हो, ना ही वो हाइड्रोजन को एज जनरली, ना ही वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उन सब्सटेंसेस के बारे में अभी तक भी कोई किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड की गई थी इन दो साइंटिस्ट्स ने भी। जैसे आपके पास एक केमिकल है SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है। जब ये गैस है ही नहीं इसके पास, इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसके पास कोई प्रोटोन है ही नहीं कि वो उस प्रोटोन को डोनेट कर सके। दूसरी तरफ आपके पास है कैल्शियम ऑक्साइड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक बेसिक प्रॉपर्टीज देता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज होने के बावजूद इट कैन नॉट एक्सेप्ट प्रोटोन। तो अभी भी यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस आ गई कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें कि वो वाले सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन को ना डोनेट कर सकते हैं ना ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल होना चाहिए, उनको किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, या उनको डिफाइन कैसे करना चाहिए। तो उस चीज़ को अभी भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में कुछ साइंटिस्ट ने उसको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज टू सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 10.1 which is on page number 24. There are 3 questions. You have to solve all of these 3 questions and send me in your groups. Thank you so much.